मैं एक बात कहूँगा, शायद आपको कुछ समझ आए। हमें ये नाज है कि हम जानते हैं बस उसी को। हमें ये नाज है कि हम जानते हैं बस उसी को। उसे ये शिकवा है कि हम उसे समझ ना सके। अब इसे डिफाइन करने के लिए भी हमारे एक साथी आएंगे कि जो अभी तक दुनिया समझ रही थी हम सब कुछ समझ लिए, अब वो बताएंगे तुम कुछ भी ना समझे थे। Not only the universe is stronger than we think, it is the stronger than we can think. समझ गए? यानी कि ऐसा नहीं है कि जितना स्ट्रॉन्ग ये दुनिया है, ये यूनिवर्स है, जितना हम समझते थे, ये उससे भी ज़्यादा क्या नाम स्ट्रॉन्ग है जितना हम समझ सकते थे। तो हमारे एक साथी आएंगे अब, मुनीब भाई, वो हमें बताएंगे क्वांटम फिजिक्स क्या चीज़ है, क्या किस बुलबुले का नाम है, ये ऐसी क्या चीज़ है जिसे दुनिया समझने की कोशिश कर रही है, और जो डिफ़ाइन कर रहे हैं वो भी आखिर में ये कह देते हैं अभी कुछ और बाकी है, जो इसे बिल्कुल 100% तक कभी पहुंच ना पाए। वो क्या एंटेंगलमेंट है जिसमें हम सब लटके पड़े हैं, वो क्या टेलीपोर्टेशन है जिसमें अभी हमें पहुंचना है, वो हमारे मुनीब भाई आके बताएंगे। तो इनका टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स। अजान के लिए थोड़ा सा रुके। जी कोई। अल्हम्दुलिल्लाह वला आक़िबतुल मुत्तक़ीन वत्तय्यबीन वत्ताहिरीन। अजीज़ साथियों, जो टॉपिक मुझे दिया गया है यहाँ के लिए, बेसिक आइडियाज़ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये टॉपिक है, ये उन्वान है। इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि पर्सनली मैं क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे स्टडी कर पाया, फ़िज़िक्स को कहाँ से मेरा इंटरेस्ट बना, उसको मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको, फिर हम टॉपिक पे आएंगे। अभी रुकने शुरा जमात इस्लामी हिंद और साबिक प्रोफेसर जामिया मिल्लिया इस्लामिया डॉक्टर फ़रहत हुसैन साहब, उनका भी इंतकाल हुआ है, और वही रीज़न बने थे कि मैं ये सारी चीज़ों को स्टडी कर पाया। आफ्टर 12th मेरी उनसे मुलाकात हुई और इस टॉपिक पे उनसे अच्छा खासा लंबा डिस्कशन हुआ, तो मैं एक ट्रिब्यूट के तौर पे उन्हें याद करने की को ज़रूर समझता हूँ। खैर, आते हैं अब टॉपिक के ऊपर, जो कि है बेसिक आइडियाज़ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली है क्या चीज़, है ना? तो ये अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक अपने आप में माना जाता है, और यूनिवर्सिटी लेवल पे या हायर क्लासेस के अंदर इसको डील किया जाता है। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा सर्वेइंग से स्टार्ट करेंगे। इस रूम में कितने लोगों को कुछ बेसिक आइडिया है कि क्वांटम फिजिक्स क्या चीज़ होती है? कितने लोगों को ऐसा पता है कि कुछ थोड़ा बहुत कभी आज से पहले सुना है? अच्छा, कितने लोगों को नहीं पता है कि आज तक क्वांटम मैकेनिक्स क्या चीज़ होती है? अच्छा, मेजॉरिटी है ना। अब बाकी क्या करें? नो कमेंट्स प्लीज़। चलिए, तो खैर क्या है कि 90s की बात है, जब दुनिया बहुत सारी चीज़ों को रीडिफाइन कर रही थी। एक तरफ क्रिश्चियनिटी और रिलीजन था, और उसके अलावा साइंसेस जो है डेवलप कर रहे थे, सेकुलरिज्म और पूरा रेनेसा का दौर आया। तो उस वक्त एक चीज़ क्लियर हुई, साइंस जब एडवांस हुई, कि बेसिक लेवल पर, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का लेवल भी, साइज़ भी वही है, चीज़ों को स्टडी करने के लिए एक तो साइज़ को सेपरेट किया गया है। जब हम हायर साइज़ की चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो उसमें हमारे पास आती है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी डील करती है हेवनली बॉडीज़, जिसको हम सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, ये सारी चीज़ बोलते हैं। और एक छोटा लेवल होता है जिसको हम एटॉमिक लेवल या सब एटॉमिक लेवल बोलते हैं, वो है क्वांटम मैकेनिक्स के डीलिंग का एक्चुअल पार्ट। मतलब कि चीज़ों को छोटा करते चले जाएं, छोटा करते चले जाएं, छोटा करते चले जाएं, उसके बाद आप एक बिलियंथ ऑफ अ लेवल पे पहुंचेंगे, मीटर के भी बिलियंथ ऑफ अ लेवल पे, यानी 10⁻⁻⁹ पे। तो वहाँ पर ये सारा जो एक वर्ल्ड है उसको स्टडी किया जाता है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली स्टडी करते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स, सबसे मेन चीज़ इसके बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इसीलिए बनता है कि जो हमारी दुनिया है, ये हमारा साइज़ जिस पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ हमने कुछ तसव्वुर बनाया है अपना रियलिटी का, हकीकत का। और वो तसव्वुर बेसिकली हमने डिफाइन ये किया है कि वो फिजिकल है। हम और आप यहाँ बैठे हैं, प्रेजेंस है हमारी, ये फिजिकल प्रेजेंस, हम यहाँ मौजूद हैं इस रूम के अंदर, है ना। तो क्वांटम लेवल जिस चीज़ से सारा मैटर बना है, क्वांटम लेवल पर जब हम जाते हैं तो बेसिक अजम्पशन जो है, ये नेचर ऑफ रियलिटी का कि फिजिकल होगी, ये ख़त्म हो जाता है। पहली बात ये है, क्योंकि साइंस जब इवॉल्व कर रहा था तो एक बात तो समझ में आ गई थी कि
पार्टिकल और वेव शायद आप लोग सुना होगा। एक चीज़ होती है पार्टिकल, अगर मैं पार्टिकल बोलूँगा किसी को भी तो ये बात समझ में आएगी कि ऐसे कोई चीज़ है और एक जगह स्थिर है ना। और एक चीज़ होती है वेव, जैसे हमने पानी, स्थिर पानी के अंदर, स्टिल वाटर के अंदर एक पत्थर डाला तो वहाँ चीज़ जो जनरेट होगी उसको हम बोलते हैं वेव्स, तरंगे, है ना। तो बेसिकली दो चीज़ों पे डिवाइड किया गया था कि भैया या तो कोई चीज़ पार्टिकल होगी बिल्कुल बुनियादी लेवल पर, या फिर कोई चीज़ वेव होगी। मैं आपको वेव का अगर एग्जांपल दूं तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। और पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और ये सारी चीज़ क्या होगी, पार्टिकल होगी। पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि पार्टिकल को अगर हम हिट करते हैं, ऐसे थ्रो करते हैं, तो वो सीधा जाकर टकराएगा, उसकी प्रॉपर्टी ये है। और वेव की प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए, मतलब ऊंचा और नीचा ऐसे चलेगी, इस तरह से वहां जाकर के टकराएगी, लेकिन वो उसका एक वाइड एंगल होगा टकराने का भी अपने आप में। तो कोई चीज़ या तो पार्टिकल होगी या फिर वो वेव होगी। और क्वांटम मैकेनिक्स ने जब स्टडी किया तो एक चीज़ को पाया कि कोई चीज़ ना पार्टिकल होती है ना ही वेव। इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए ज़रूरी समझता हूँ कि थोड़ा सा बोर्ड का यूज़ किया जाए। तो देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है जिसने क्वांटम फिजिक्स को डिफाइन किया, और वो था सिंगल पार्टिकल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसको थोड़ा सा मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई वेव है, अगर हम वेव की बात करें और वेव को एक स्क्रीन लगा दें और इधर से वेव स्टार्ट करें ऐसे करके, तो वेव फैलती चली जाएगी और वेव जो है वो यहाँ पर टकरा जाएगी। तो ये वेव की प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया। और दूसरी तरफ हमारे पास पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी होती है। पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल को अगर हम हिट करेंगे तो पार्टिकल की खास बात ये होगी, पार्टिकल सीधा जाएगा इस तरह से और सामने कहीं एक स्पॉट पर अपनी एनर्जी को डिलीवर करेगा। वेव की प्रॉपर्टी है कि वेव अपनी एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो वाइड एंगल पर, बहुत एक अच्छे खासे लेवल पर करेगी। तो इस चीज़ को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था सिंगल पार्टिकल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी कि हम यहाँ इस स्क्रीन के से पहले ये एक डबल स्लिट लगा देते हैं, और इस डबल स्लिट में क्या होता है कि अगर हम यहाँ एक सोर्स ऑफ वेव लें, सोर्स ऑफ वेव क्या करेगा, यहाँ से वेव्स जनरेट होंगी, और जब वो वेव्स आगे बढ़ेंगी तो अब ये जो चीज़ आई है इसके रास्ते में जो रुकावट बनी है, यहाँ से वेव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और दो तरह की वेव्स जो है वो बनने लगेंगी ऐसे करके। और आप एक चीज़ अच्छे से जानते हैं, अगर हम वेव की बात करें तो उसमें एक ऊंचाई होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और दूसरी चीज़ होती है उसकी नीचाई जिसको हम ट्रफ बोलते हैं। अगर कोई दो वेव्स बन रही हैं और दोनों के जो ऊंचा वाला पार्ट है ये एक ऐसे अलाइन कर जाए इस तरह से, और नीचा वाला पार्ट भी ऐसे ही अलाइन कर जाए, तो वो एक हायर एम्पलीट्यूड की वेव बनाती है इस तरह से। कुछ पूरी जो वेव बनेगी उसकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब उसकी ऊंचाई और उसकी नीचाई जो है वो बढ़ जाएगी कुछ इस तरह से। और अगर वो वेव जो है वो दूसरी तरह से एक दूसरे के ऊपर अलाइन करे कुछ इस तरह से कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के ऊपर आए, तो इनका ये इसका जो ऊंचा पार्ट है और ये जो नीचा पार्ट है इसको कैंसल आउट करेगा और ओवरऑल हमें कोई वेव नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होता है, जो मैंने आपको पहली चीज़ डिफाइन की है ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरी चीज़ जो मैंने डिफाइन की है इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब हम सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं और इससे दो स्लिट्स में से पास करके इसको हम देखते हैं तो वेव्स एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न जहां जहां भी ये ऐसा कॉन्जिक्यूटिव पार्ट जहां पे ऊंचाई आ रही थी तो वहां पर हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे इस तरह से कुछ करके, रोशनी ज़्यादा मिलेगी ऐसे करके, और कुछ हमें पार्ट ऐसे मिलेंगे जहां पे हमें रोशनी कम मिलेगी, यहां डार्कनेस होगी। अब ये डार्कनेस कैसे बना है कि वेव जो है वो दूसरी वेव के ऊपर इस तरह से कुछ अलाइन कर गई है और यहां से जो सारा मैग्नीट्यूड था वो खत्म हो गया। ये वेव की प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको इंटरफेरेंस बताया है। वेव्स ऐसा काम करती है कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है। हमने अगर हम पार्टिकल इसकी जगह ले लेंगे तो पार्टिकल की प्रॉपर्टी ये है कि पार्टिकल ये बोलता है कि पार्टिकल को सीधा जाना चाहिए और पार्टिकल यहाँ टकरा जाए, एक पॉइंट पर अपनी सारी एनर्जी डिलीवर कर दे। तो ये पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है और एक ये वेव की प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी, अभी तक कोई कंफ्यूजन की बात नहीं आई। कंफ्यूजन की बात तब आई जब हमने यहाँ पे पार्टिकल लिया, पार्टिकल को लेकर के इस एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले थे, वो हैरान करने वाले इसलिए थे क्योंकि जब हम पार्टिकल ले रहे थे, सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन गन यहाँ हम फिट कर दें, तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा काम कर रहा था जो उसको करना ही नहीं चाहिए। वो क्या कर रहा था, वो इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा था जो कौन बनाती हैं, जो वेव्स बनाती हैं, वेव की प्रॉपर्टी है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, अपने आप में एक पार्टिकल। अब पार्टिकल ऐसा कैसे कर सकता है कि वो वेव का पैटर्न शो करे, पहला जो चीज़ जहाँ से अजीब लगना शुरू हुआ। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिस्ट ने कि भाई अब ये ऐसा काम कैसे कर दिया इलेक्ट्रॉन ने जो कि इसको करना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर फिट किया, ऐसे कुछ मशीन या कुछ ऐसी चीज़ फिट कर दी, इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से गुजरे तो हमें पता चल जाए वो किस तरह से किस पैटर्न के साथ जा रहा है। तो इससे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ फिर यहाँ हुई।
जिस वक्त इस ऑब्जर्वर को फिट किया गया तो इलेक्ट्रॉन को जो बिहेवियर शो करना था, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना था, वो इंटरफेरेंस पैटर्न कोलैप्स हो गया। इस बार उसने वो प्रॉपर्टीज शो की जो एक पार्टिकल को करनी चाहिए थी, यानी कि वो सीधे जाके टकरा गया। तो ये इससे ज़्यादा हैरत की बात ये हुई कि जब हम पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बिहेवियर कुछ और शो कर रहा है, और जब उस पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है तो बिहेवियर कुछ और शो कर रहा है। तो इससे बहुत अजीब और बड़े सवाल खड़े हुए, और फिर क्वांटम जो फिजिक्स है वो उसने इवॉल्व करना शुरू किया। एक इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट सामने आए। एक का नाम था हेजनबर्ग, बहुत बड़ा नाम है, जो प्रिंसिपल इन्होंने दिया उसने, हाँ, मॉडर्न फिजिक्स के या साइंटिफिक जो जिसको टेम्पर हम बोलते हैं ना, साइंटिफिक टेम्पर समझ जो होती है एपिस्टेमोलॉजी में, उसको चेंज करके रख दिया। जो हमारी एक समझ होती है जिसको हम लॉजिक बोलते हैं, उसने लॉजिक को रीडिफाइन कर दिया क्वांटम लेवल पर, सब एटॉमिक लेवल पर। और वो ये था कि ये जो असल में पार्टिकल हम ले रहे हैं, जिसको हम मादी एक वजूद समझ रहे हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग समझ रहे हैं, वो एक्चुअली में मटीरियलिस्टिक थिंग, उसका ये कोलैप्स करना पड़ेगा उसको, ये दो तरह का बिहेवियर शो करने के लिए। यानी कि इस लेवल पर एटम, वो जो इलेक्ट्रॉन, जिस पार्टिकल को हम ले रहे हैं, उसके अंदर मादी वजूद होगा ही नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होगी, ये वाली, जिसको हम इसको वेव फंक्शन बोलते हैं। इसको कहा जाता है कि इसके अंदर वेव फंक्शन है। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है। इसका नाम है द कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन। नील बोहर और हेजनबर्ग ने मिलकर के इंटरप्रिटेशन दिया, और इसमें बुनियादी बात ये बोली गई कि पार्टिकल्स जितने भी हैं उनके अंदर जो वजूद है, जो उनकी बेसिक रियलिटी है, वो मादी नहीं है, वो माध्यत में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है कि अपने आप को कभी तो वो वेव की फॉर्म में स्प्लिट कर ले रहा है, और कभी जो है वो पार्टिकल बन के आ रहा है। तो कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप को खत्म करके वेव कैसे बना सकता है? ये बहुत अजीब सी सोचने वाली बात है। वो तभी पॉसिबल है जब उसका मादी वजूद खत्म कर दिया जाए पूरी तरीके से। तो मादी वजूद को पार्टिकल खत्म करेगा और फिर वेव बनेगा, यहां से निकलते हुए वेव रहेगा, और उसके बाद जब वो वहां टकराएगा तो वापस अपना पार्टिकल नेचर एक्वायर करेगा। तो इस तरह की चीज तभी पॉसिबल थी जब ये हकीकत जिसमें हम दुनिया में रहते हैं या इस कायनात में हम रहते हैं, इसका वजूद मादी ही ना हो। तो जिस चीज़ से, और इसका इफेक्ट हमारे लेवल पे क्या पड़ता है कि असल में हम उन्हीं पार्टिकल्स से, उन्हीं सब चीज़ों से बने हुए हैं, और वो चीज़ हमारी ज़िंदगी को मतलब इस तरह से मुतासिर करेगी कि मेरा मानना है क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि टाइम भी मेरे पास कम है, और मैंने इसको कोशिश किया है कि इसको मैथमेटिकल, क्योंकि मैथमेटिकल टॉपिक है और थ्योरी पूरी की पूरी मैथमेटिकल है, उसका जो बैकग्राउंड है, इसीलिए थ्योरी टिक पाई। इसने जो प्रिडिक्शंस किए बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से सेट बैठे, चाहे वो क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट हो, या डिलेड इरेजर, क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट हो, या फिर इसके अलावा जो श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट का जो आइडिया आया था वो हो, ये सारे प्रिडिक्शंस ये थ्योरी सही से दे पाई। और इसने वो जो एक तस्वुर था ना न्यूटोनियन मैकेनिक्स का, या एल्बर्ट आइंस्टाइन, इवन इतना बड़ा नाम है मॉडर्न फिजिक्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इस थ्योरी के खिलाफ थे। उनका कहना था कि नहीं, ये थ्योरी इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ हिडन वेरिएबल्स होंगे। और फिर उन्होंने एक क्या किया, उन्होंने 2-3 साइंटिस्ट को अपने साथ लिया कि भैया इसको हम कुछ गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, है ना। क्वांटम फिजिक्स को हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसके पास पूरी हर चीज़ का जवाब नहीं है। कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसको क्वांटम एंटेंगलमेंट के नाम से जाना जाता है, और उल्टा उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से उन्होंने अपने आप को गलत साबित कर लिया, थ्योरी एग्जिस्ट कर गई। इतना बड़ा साइंटिस्ट भी इसके आगे झुका है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, फिलोसफिकली अगर हम इसको देखते हैं, मैं जो इसको देख पाया हूँ वो ये है कि जो सेकुलर दौर में जो रेनेसा आया, जिसने एक लॉजिक को डिफ़ाइन किया, लॉजिक को डिफ़ाइन ये किया कि इंसान जो है वो खुद मुख्तार है, खुद वजूद में आए हैं, या जो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो बात कही गई कि आप, तो उन आइडियाज़ को, उन लॉजिक्स को चैलेंज करता है क्वांटम मैकेनिक्स, और हमारी समझ को एक शेक देता है कि हम जैसे फिर गुलशेर भाई ने भी स्टार्टिंग में कहा कि हम जो समझ पाए हैं हकीकत को, असल में हम कुछ भी नहीं समझे। तो कुरान का वो जो तसव्वुर है, जिसको हम कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी भी कोई चीज़ है ना, जो जिस तरह के जो एजम्पशंस कुरान देता है, जिसको अगर हम वैसे दौर से देखें, जिसको हम कहते थे ना साइंस डोंट बिलीव इन गॉड, साइंस जो है वो खुदा को नहीं मानता, खुदा तो मर चुका है। तो उस चीज़ को चैलेंज करने वाली ये चीज़ है जो रियलिटी को चैलेंज करती है। क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है। अगर हम उनको जिक्र करें, उनको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करें, तो हमें असल में समझ में आएगा कि हाँ, वो जो हमने लॉजिक नाम की चीज़ डिफ़ाइन की है, वो अब उसको रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस थ्योरी के पास वो सारे जवाब थे जो फिजिकल अप्रोच जो लेकर, मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है वो उसको ध्वस्त करता है, उसको ख़त्म कर देता है। और वो जो स्पिरिचुअल एक अप्रोच आता है जिससे कि कोई चीज़, मतलब अगर हम बात करें क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि इसके भी बारे में बात करता है, हमारे हिसाब से कोई चीज़ यहाँ एग्जिस्ट करेगी तो वो यहीं रहेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो गायब हो जाए और उस दीवार की कोई चीज़ पार चली जाए, है ना। लेकिन ये क्वांटम वर्ल्ड के अंदर, ये क्वांटम थ्योरी के अंदर, क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर बिल्कुल एकदम से पॉसिबल है कोई चीज़ यहाँ से गायब और उधर दूसरी तरफ निकल आए, बिना किसी मतलब होल के या किसी
किसी रास्ते के, वो यहाँ से गायब होगी और उधर निकल आएगी। ये सारी इस थ्योरी में सारी चीज़ें शामिल हैं बात, क्वांटम फील्ड थ्योरी। और बाकी हम कभी इसको आइंदा इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई थिंक मेरा टाइम भी ख़त्म हो रहा है। हाँ, तो ये मेरी सारी बातें थी कि बेसिक आइडियाज़ में ये शामिल है बात क्वांटम फिजिक्स के, कि मटीरियलिस्टिक जो एक या फिजिकल जो नेचर है रियलिटी का वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बस बल्कि असल में उसका नेचर कुछ और है, वो कुछ अलग डायमेंशंस की बात करता है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जो भी हों आप लोग ले सकते हैं। ये बड़ा पेचीदा टॉपिक था, फिर भी अगर किसी का कुछ सवाल हो, हालांकि सवाल सबके होंगे तो आप पूछ सकते हैं, हालांकि मेरा भी सवाल है। जी पहले आप लोग पूछिए। मेरा एक सवाल है जी कॉमर्स साइड में वो इतना साइंस हाँ जी। तो ये बस अभी तक थ्योरी है या कोई फैक्ट लेवल पे भी पहुंचा है? नहीं, ये थ्योरी नहीं है, बल्कि पूरी जो इनफैक्ट जो आप हाथ में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या जो कंप्यूटिंग जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं, कैलकुलेशंस बोलते हैं, एल्गोरिदम्स बने हैं, वो असल में इस स्टडी को, इस फिज़िक्स को पढ़कर ही बनाए गए हैं। तो थ्योरी कहाँ एग्जिस्ट, और बल्कि ये माना गया है कि इससे पहले जो हम फिज़िक्स पढ़ते थे, चाहे वो न्यूटोनियन जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं, न्यूटन के लॉ 4 पढ़ाए जाते हैं, ग्रेविटेशन का और इस तरह का, वो सब इसके आगे फेल हो चुके हैं, घुटने टेक दिए। ये मैंने असल में क्या है कि मैंने इसको थोड़ा सा फिलोसफिकली डिस्कस करना बेहतर समझा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बैठे हों और वो उतना हायर लेवल के मैथमेटिक्स को समझ लें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट्स जो हैं, ये मैथमेटिकल सपोर्ट के साथ हैं, सारी चीज़ का मैथमेटिकल प्रूफ है। इनफैक्ट जो प्रिडिक्शंस इस थ्योरी ने दिए हैं वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सच साबित हुए। तो अच्छे साइंटिस्ट मैंने बताया ना, घुटने टेक गए, लेकिन ये थ्योरी एग्जिस्ट कर गई। तो ये फैक्चुअल है बिल्कुल अपने आप में। अब जो हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, जितने भी हमने डिवाइसेस बनाए, हर चीज़ में इसका एप्लीकेशन है। इनफैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में या कम्युनिकेशन में हर जगह इसका ही यूज़ किया जाता है। जी, गायब होने वाली ऐसी बहुत सारे देखिए मैं बताऊंगा आपको, आप इसको फर्दर स्टडी कीजिएगा, आपको जवाब मिलेंगे। एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जिसको स्विट्जरलैंड में बनाया गया, वो जो मशीन जिसने आपने हिग्स बोसॉन और ये गॉड पार्टिकल, ये सारी चीज़ें वहीं से आई हैं और गायब होने वाली चीज़ें बनी हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इसका जवाब आपको दूं, मैथमेटिक्स से थोड़ा बिलोंग करते हैं या साइंस 12th में अगर आपने पढ़ी हो किसी लेवल पे, तो मैं इसका जवाब आपको ऑब्वियसली दे सकता हूँ। देखिए, अगर आपने शायद पढ़ा हो कुछ ऐसे करके, एक प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ऐसे करके। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है। और इसकी दूसरी फॉर्म, ये तो चलिए फिर भी डिफाइन किया जाता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम, इसको किसी हद तक बच्चा समझ पाता है 12th में। इसका जो असल रूप है वो ये है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, ऐसे करके। तो असल में अगर आप इसको समझ लें, अगर अनसर्टेनिटी इन टाइम बहुत कम कर दी जाए तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। इसको समझते हैं ना, मतलब एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो पार्टिकल को क्वांटम फिजिक्स ने इस तरह से डिफाइन किया गया है कि वो एक एनर्जी है, और अगर अनसर्टेनिटी इन एनर्जी आए, है ना, यानी एकदम से बहुत सारी एनर्जी आ जाए, तो बहुत छोटे टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब अगर बहुत कम टाइम के लिए कोई पार्टिकल आना है और उसको गायब होना है तो कर सकता है, अलाउड है। इधर से गायब होगा उधर आ जाएगा, ये चीज़, ये प्रिंसिपल बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो जो आपने सवाल पूछा, इसको एक बार रिपीट कीजिए। डिवाइसेस ऐसे बने हैं और किस प्रिंसिपल के बेसिस पे बने हैं वो ये है, बहुत नहीं, मार्केट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उनको डिवाइसेस को बनाने के लिए बहुत सारे देशों को कोलैबोरेट करके बहुत बड़े लेवल के अखराजात करने पड़े हैं, तब जाके वो डिवाइसेस जो है वो। आसान भाषा में मैं यहाँ से गायब हुए नहीं होला। एक मिनट, मैं ज़रा एक सवाल पूछ लूँ, उन दोनों का एक जैसे होगा। जी। मैं पूछना चाह रहा था, अभी हाल ही में चाइना ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, टेलीपोर्टेशन के नाम से बड़ा मशहूर भी हुआ वो, तो उन्होंने ये क्या, उसको आप कुछ डिफाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जो आपने बात की टेलीपोर्टेशन, अभी तक कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ है, वो क्वांटम लेवल पे सक्सेसफुल हुआ है। इधर से पार्टिकल को उधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन वो कुछ दूसरी सेंस में होगा। देखिए, क्या हम पार्टिकल्स के बने, हर पार्टिकल के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। अगर उस पार्टिकल की वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर किसी दूसरे पार्टिकल में डाल दिया जाए तो असल में वो पार्टिकल इस जैसा बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। मतलब इसकी अहमियत ख़त्म, अब वो उसकी अहमियत है। मतलब आपके या मेरा जो वजूद है, जितने पार्टिकल्स से बना हुआ हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी उनसे ले ली जाए और दूसरे में डाल दी जाए तो वो असल में हम उधर तैयार हो जाएंगे। तो इस लेवल पे, छोटे लेवल पे तो चीज़ की गई है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी किए जा रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को हम किसी तरह से बड़े लेवल पे अंजाम दे पाएँ। कि इधर से हम सारी चीज़, अगर मान लीजिए शहजाद भाई खड़े हैं, इधर से शहजाद भाई के सारे पार्टिकल्स की इन्फॉर्मेशन ले करके दूसरा कहीं एक मॉडल डमी बनाया जाए और उसमें सारी वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो ये असल में वो टेलीपोर्टेशन होगा। कह सकते हैं कि मरने के बाद इंसान जो है उसकी जो
क्या नाम इंफॉर्मेशन है वो किसी और हाँ कहीं और जा सकता जी है, जी जी वो बिल्कुल यही मैं बल्कि मैंने हाँ लेके जा सकता है। मैं क्वांटम मैकेनिक्स को मैंने पढ़ा ही इसीलिए था आफ्टर 12th 5 दिनों में मैंने बहुत दबा के इसकी स्टडी की थी क्योंकि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे जैसे रूह के ऊपर मैं बड़ा कंफ्यूज था ये रूह क्या चीज़ होती है रूह कैसे आती है वही कैसे आती है तो इन चीज़ों को लेकर के जब मैंने स्टडी किया और मुझे उसमें कुरान में जैसे क्या ना कि कुछ आपको निशानियाँ मिलती हैं हल्की सी झलक मिलती है तो मैंने उस झलक को पाया जो फिर मैं इस स्टडी पे मैं मतलब मेरी भी सहमति बनी कि हाँ इस तरह की चीज़ें जो है कुरान हल्के से इशारात दे के चल रहा है ठीक है तो ये चीज़ है कि मतलब इंसान का जो मादी वजूद है ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी और वही है कि इंसान को कभी न मरने वाली ज़िंदगी भी आखिरत में मिलेगी जी और किसी का सवाल जी क्वांटम मैकेनिक्स रिलेटिविटी को किस तरीके से डिफाइन करेगी? रिलेटिविटी देखिए रिलेटिविटी एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप हाँ कॉस्मोलॉजिकल स्केल पे देखते हैं है ना हाँ, मैक्रो और माइक्रो पार्टिकल्स। हाँ बट वो माइक्रो, वो कहते हैं कि जब माइक्रो मैक्रो पार्टिकल्स जो होते हैं हाँ उनको तोड़ा जाता है, हम्म, ब्रेक किया जाता है, तो वो माइक्रो पार्टिकल्स में हो जाते हैं। हाँ टूट जाते हैं बट एटम को हाँ आज वो भी टेक्निक है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में, जी जिसे ईरान कर रहा है यूरेनियम अफजदगी जिसे कहा जाता है जी जिसे अमेरिका कह रहा है कि तुम ये मन नहीं कर सकते, जी आप सूरज की किरणों से हाँ रेज ऑफ सन आप एट यूरेनियम नहीं निकाल सकते, हम्म, जो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। हाँ तो इसे कैसे डिफाइन करता है रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स? हाँ वो देखिए क्या है कि इसके बीच का जो कनेक्शन एक बिठाने के लिए जो कोशिश चल रही है रिसर्च भी इस पे है इसको बोलते हैं एक यूनिफाइड थ्योरी पूरे यूनिवर्स की एक यूनिफाइड थ्योरी के ऊपर काम चल रहा है कि किस तरह से हम क्वांटम मैकेनिक्स को जो है वो रिलेटिविटी से लिंक करेंगे ये फिलहाल जो है सबसे रिसर्चफुल टॉपिक है अगर किसी का इंटरेस्ट भी हो क्योंकि फिजिक्स जो क्लास 10th में या 12th में पढ़ाई जाती है वो इतनी होती है कि इंक्लाइंड प्लेन है इस पर वो गिर गया और ये चीज़ इसमें इनर्शिया इतना हो गया हायर लेवल पे जो फिजिक्स पढ़ाई जाती है वो क्वांटम मैकेनिक्स है और ये आज भी सबसे ज़्यादा रिसर्चफुल टॉपिक दुनिया के अंदर और सबसे ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक यही है लेकिन जितनी बातें मैंने यहाँ पे बोली हैं मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी फिजिसिस्ट इस बात पे बिल्कुल एतबार आपने करेगा वो आइंस्टाइन वाला फॉर्मूला का जिक्र किया, जी आइंस्टाइन वाली थ्योरी को जब उसे आप रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, जी क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करके रिलेटिविटी में पढ़ते हैं, तो वो सही प्रूव हो जाती है। हाँ और जब आप उसे क्वांटम मैकेनिक्स में ले आते हैं, रिलेटिविटी को नहीं रिलेटिविटी होल्ड करती है हाँ रिलेटिविटी में करती है ना वो, आप कह रहे हैं ना कि हाँ। वो अगर जैसे रिलेटिविटी का कोई प्रिंसिपल है जी और हम उसे क्वांटम मैकेनिक्स में ले जाते हैं, हाँ तो वहां पे जाकर के फेल हो जाता है। रिलेटिविटी का नहीं मैंने कहा न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो जाता है अच्छा, न्यूटन के जो 4 लॉज हैं ये लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन ग्रेविटेशन का लॉ है ना फोर्स वाला वो सब फेल हो जाते हैं बट रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स का जो है वो अभी भी चल रहा है। हाँ अभी भी अंडर रिसर्च है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्योंकि हमारे पास कमी किस चीज़ की है एक्सपेरिमेंटल कुछ डेटा की फॉर एन एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है कि अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड को अप्रोच करेगी तो फिर उसका मास जो है इनफाइनाइट हो जाएगा डायमेंशंस कोलैप्स कर जाएंगे अब वो चीज़ को एक्सपेरिमेंटली जज करना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना तो ये है कि अभी भी रिसर्चफुल टॉपिक्स हैं इन पे रिसर्च चल रही है कि आगे इससे क्या होगा लेकिन हाँ ये है कि हमें एक बुनियाद मिली है फिजिक्स के अंदर जो लॉजिक को तो पूरी तरह से रिडिफाइन करता है ये जो चीज़ ये अजम्पशन थी ना कोई चीज़ यहाँ से गायब होकर वहाँ कैसे निकल सकती है इस चीज़ को वो रिडिफाइन कर चुका है कि ऐसा होगा इधर से गायब होकर उधर आ जाएगी वो ठीक है ना तो इतना तो बेसिक है इससे कोई भी फिजिक्सिस्ट इनकार बिल्कुल भी नहीं करेगा इस बात को मानेगा वो ठीक है जी ठीक है भाई ठीक है जज़ाकल्लाह खैर वैसे ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पे आगे भी कुछ हाँ इसको फर्दर जो है वो स्टडी करना चाहिए उस पर बात करनी चाहिए और उसको और डिटेल से समझने की कोशिश करनी चाहिए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं रिलेटेड कुरान से भी ये काफी रिलेटेड हाँ है। बहुत रिलेटेड है बहुत ज़्यादा और जिसने ये बनाया नील्स बोहर ने जब इस बारे में बताया या हाइजेनबर्ग ने, दोनों का उनका कंबाइंड वो हुआ था जी जब वो थ्योरी आई थी, उन्होंने कहा भी कि शायद हमारी एक गाइड का काम क्या है, वो इस्लामिक जो होली बुक है कुरान, उसने क्या वो शायद उन्होंने लिखा है उसमें अपनी बुक में। हो सकता है ये शायद मेरा अभी मतलब छूट गया मतलब इस तरह की कोई चीज़ अभी नहीं पढ़ी मैंने फाइनल ईयर में बुक थी क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविटी रिलेटिविटी जी में, दोनों में जब देखा गया और उनके बारे में पढ़ा गया तो मैंने कुछ पढ़ा है इस बारे में। जी और अभी भी मेरी फिजिकल केमिस्ट्री की जो बुक है उसमें इस थ्योरी के बारे में कुछ बताया गया है। जी चलिए ठीक है ओके ना इतना ही रखते हैं फिर इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे ना और भी टॉपिक्स हैं क्योंकि ठीक है जज़ाकल्लाह खैर माशाल्लाह मुनीब भाई ने बहुत उम्दा तरीके से बताया। और एक छोटी सी बात फिर मैं बता दूं कि रिसर्च होने के बाद बहुत सारे हम फिर कह देते हैं कि ये तो कुरान में भी था, तो
क्यों ना पहले से ही रिसर्च कर लिया होता हमने? क्यों उन पे अपना ठप्पा लगा रहे? ये भी एक अजीब सा टॉपिक है हमारे यहाँ, इस पर भी डिस्कस होना चाहिए कभी। अक्सर यही होता है कि एम्ब्रियोलॉजी, अरे ये तो कुरान में है, अरे एस्ट्रोनॉमी ये तो कुरान में है, भाई तुमने ही क्यों ना रिसर्च कर लिया? खैर, तो बात ये हुई, एवरीथिंग वी थॉट वाज फिजिकल, इट इज़ नॉट फिजिकल। तो एक हमारा ये जो टॉपिक था, बस ये ऐसा नहीं था कि आपको बिल्कुल मुतमईन कर दिया जाए, ये आपको सिर्फ ट्रिगर करने वाला था जागरूक करने कि आप भी सोचें कुछ है चीज़ जो दुनिया को अभी और बहुत आगे लेके जाएगी, बस एक ट्रिगर करना था। मुनीब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथियों को बहुत उम्दा तरीके से ये समझाने की कोशिश की, और गुजारिश करेंगे कि आगे भी ये इस तरह के टॉपिक हमारे यहाँ करते रहें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।